हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्क्स मंत्रा। आज हम स्टार्ट करेंगे बेस थ्योरम। हमने प्रीवियस वीडियो में करा था कि हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को कैसे यूज़ करते हैं किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को निकालने के लिए जो डिपेंड करती है वेरियस कंडीशंस पे। जैसे कि हमने पिछला एग्जांपल लिया था गोलू का, कि गोलू मान लीजिए स्कूल के लिए लेट हो जाता है, पर गोलू किन वजह से लेट होता है कि वो जल्दी उठ नहीं पाता। जल्दी उठने को इवेंट को हमने यूँ बोल दिया, उसको उसकी ड्रेस नहीं मिलती, उस इवेंट को एन बोल दिया। गोलू को ब्रेकफास्ट नहीं मिला, उसको बी बोल दिया। और गोलू का मूड नहीं है, उसको एम बोल दिया। तो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में करा था कि गोलू लेट हो जाएगा, तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी किस कंडीशन को ध्यान रखते हुए, यू को, एन को, बी को और एम को। पर बेस थ्योरम कब यूज होता है? अगर मैं कहूँ कि आप बताइए कि यू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और गोलू लेट हो चुका है, ये गिवन होगा कि गोलू लेट हो चुका है। हमको बताना है कि वो लेट जो हुआ है वो किस वजह से हुआ है, कि वो लेट उठा था, he didn't get up at the right time। ओके, सो हमको ये फाइंड करना है। तो आप कहेंगे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अगर मैं लॉजिकल बोलूँ, हाँ ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि गोलू लेट पहुंचा है, तो एल तो हुआ ही हुआ है, पर किस वजह से हुआ? यू की वजह से हुआ, राइट। तो हमको इसकी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गोलू गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग एंड ही इज़ लेट। आप ऐसे एम के भी निकाल सकते हैं कि गोलू अगर स्कूल नहीं पहुंचा, किसकी वजह से नहीं पहुंचा? कि उसका मूड नहीं है। तो हमें ये निकालना होगा, क्योंकि गिवन है वो लेट तो हो चुका है, पर हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, प्रोबेबिलिटी दैट गोलू डू नॉट वांट टू गो टू स्कूल एंड ही इज़ लेट। सो ये इस तरीके से है। तो चलिए करते हैं। तो अभी तो हमने एग्जाम्पल लिया है सिर्फ ये, इसके आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पहले ये हम थ्योरम प्रूफ कर लेते हैं कि किस तरीके से आया है, और फिर आपको बहुत इजी लगेगा ये करने में। पर हाँ, इसके क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। थ्योरम ठीक है, समझ में आ जाता है, अच्छी बात है, पर इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिएगा, उसमें हम इस तरीके से नहीं करेंगे, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे बहुत ही ईजिली हो जाएगा। ट्रिक नहीं, लॉजिक है, बट ट्राई करते हैं। चलिए, तो हमें इसको प्रूफ करना है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक सैम्पल स्पेस है जिसका हमने पार्टीशन करे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है थ्योरम दिस बेस थ्योरम लेट E1, E2, En are the non-empty events which constitute a partition of the sample space S, right, and are pairwise disjoint and mutually exclusive, and A is an event, A is an event। तो A जो गोलू लेट हो रहा था उसको L लिया था, यहाँ पर A है, तो हम पूरे सैम्पल स्पेस का पार्टीशन कर देंगे। तो चलिए पार्टीशन कर देते हैं E1। जब पार्टीशन को दूसरे कलर से लेता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये तो हमने पर्पल से पार्टीशन ले लिया, E1 है, E2 है, जो डिफरेंट कंडीशंस है, E3 है, राइट। ऐसे चलते 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 EN हो जाएगा, राइट, EN हो जाएगा। पर हमको निकालनी है E1 की, E2 की, E3 की, पर्टिकुलर की, यानी कि EI की। यहाँ आई बोल रखा है, आप कुछ भी ले सकते हो, EJ, EP, कुछ भी। मैंने एक पर्टिकुलर इवेंट के निकाले, मुझे नहीं पता किसके निकालनी, तो एक पर्टिकुलर लेना है, तो जनरल लेना है। जनरल मैंने ले लिया, P ऑफ EI। गिवन क्या है भाई? ए इवेंट तो हुआ ही हुआ है, ए इवेंट तो हुआ है। तो जो भी आप डायग्राम बनाएंगे वो ध्यान रखिएगा, जो गिवन इवेंट होगा वो बीच में आएगा, और जो रेस्पेक्टिव कंडीशन होंगी वो पार्टीशन में चले जाएंगी। तो आप कहेंगे ठीक है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? आप कहोगे मुझे तो नहीं पता ये थ्योरम। हाँ, किसी को भी नहीं पता ये थ्योरम कि ये है क्या। आप कहोगे, आप सीधे आपको मन आएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऐसे आप लगा देंगे, राइट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल होता है, मना ही नहीं कर रहे हम, बिल्कुल होता है। ठीक है, ये आंसर होना चाहिए था अगर मेरे को ए की प्रोबेबिलिटी पता है तो। बट ए तो बहुत सारी कंडीशन पर डिपेंड करता है, E1 पे, E2 पे, E3 पे, E4 पे, अप टू EN पे। और ये कैसे निकलेगा? ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से आ जाएगा, P ऑफ ए। हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ी थी कि वो क्या होता है, समीशन P ऑफ EI बोल सकते हो, EJ बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे J बोल रखा, हम I बोल सकते हैं, क्यों चीज़ों को कंफ्यूज करना फालतू में। आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक होगी। पर अब ये प्रॉब्लम आ गई, ये कैसे निकले भाई? अब ये इसी वे में निकलेगा, आपको ये निकालना, ध्यान रखिएगा। अब आप फिर से कहेंगे कि ये तो किस फॉर्मूले से आना चाहिए, तो मैं कहूँगा ये आपको A/E I दे देगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन
ई आई और पी ऑफ लास्ट में ई आई है, तो ई आई यहाँ पे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, पी ऑफ ई आई, पी ऑफ ए बाई ई आई, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे मैं आपको बताऊंगा, आपको कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी किस तरह से करना है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। तो ये है आपका बेस थ्योरम जो यहाँ पर दे रखा है। तो सिंपली इसका इतना सा प्रूफ था, बट हाँ प्रूफ वगैरह नहीं आते, पर हम देखते हैं क्वेश्चन को करना किस तरीके से। तो चलिए, हाँ अब डाउट का जो है आपको इसमें मन में आ रहा होगा कि यही क्यों लिया गया, ये चीज़ जो है, ये चीज़ तो ई आई बाई ए से भी आ जाएगा, आप कहोगे ये आ जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं लिखा गया ऐसा। पी ऑफ ए आ जाएगा नीचे, तो भाई ये ऊपर चला जाएगा, तो पी ऑफ ए पी ऑफ ई आई बाई ए आ जाएगा। गलत तो कुछ भी नहीं है, जो है फॉर्मूला वो तो फॉर्मूला है, ये गलत क्या है इसमें। तो आपके मन में आएगा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मैं ये रख देता हूँ, पी ऑफ ई आई बाई ए तो है ही है, इसकी जगह मैं ये रख देता हूँ पी ऑफ ए पी ऑफ ई आई बाई ए, ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, ज़्यादा ही अच्छी राइटिंग होती जा रही है। ई आई आ जाएगा और अपॉन में ये तो पी ऑफ ए तो है ही, भाई ऐसे लिख दोगे तो कट जाएगा, निकाल क्या रहे हो, वन वो तो है ही, पी ऑफ ए के तो बराबर है ही। यहाँ पे समीशन का अगर पी ऑफ ए निकालना है तो उसमें क्या निकाल रहे हो, सारा तो गायब हो गया, तो इसलिए ये ना लेंगे, हम क्या लेंगे, ये वाला पार्ट लेंगे। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर है ना, ये क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ ए आ जाएगा। भाई मैं यहाँ पर जम कर गया, मैं इस वाले स्टेप पे लिख रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप ये लिखो, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम ही है। तो पी ऑफ ए के बराबर वो तो सबको पता है होता है तो है, इसमें तो आप निकाल ही क्या रहे हो, सब कुछ तो है ही आपके पास, ये तो कंडीशन हमेशा ट्रू होगी, तो इसीलिए आपको इतना नहीं करना। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा थोड़ा, तो बाकी तो बहुत ईजी है। तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं, अभी क्वेश्चन करते ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर रहे हैं और ये क्या होना चाहिए। तो हाँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, पर हाँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। अगर वैसे आज तक तो नहीं पूछा गया और मुझे लगता भी नहीं पूछा जाएगा, पर CBSE का कोई भरोसा नहीं है, देख लीजिए। सो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके रिलेटेड। तो चलिए, ये हमने क्वेश्चन लिया है एग्जाम्पल 16, बैग 1 कंटेन रेड 3 रेड 4 ब्लैक, वाइल बैग 2 contains 5 red 6 black balls, 1 ball is drawn at random from one of the bags, it is found to be red, find the probability that it was drawn from the bag 2। चलो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम में आप एक डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। भाई आपके पास 2 बैग हैं, बैग 1 और बैग 2 है ना, बैग 1 बैग 2, इसमें 3 रेड हैं 4 ब्लैक हैं, इसमें 5 रेड हैं 6 ब्लैक है। आपको इसमें फॉर्मूला वगैरह भी मैं करवा दूँगा, कोई ज़रूरत नहीं फॉर्मूला वगैरह याद करने की, अभी आप कर देंगे, ठीक है। एक बॉल निकाली गई, भाई बॉल निकाली ऐसी है ना, किसी एक, आप मान लीजिए आपके आंखों पर पट्टी बांध दी है और फिर हमने बोला कि जाओ बॉल निकाल के लाओ, आपको पता ही नहीं आपका हाथ बैग 1 में जा रहा है बैग 2 में जा रहा है, आपने एक बॉल निकाली, आंखों से पट्टी हटाई, आपने कहा अरे वाह रेड आ गई, रेड आ गई, और सामने वाले बंदे ने कहा कि बताओ प्रोबेबिलिटी कि ये बैग 2 से आई थी, आपको तो पता ही नहीं बैग इससे लाए थे आप या इससे लाए थे, क्योंकि आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई थी है ना, तो हमको नहीं पता। तो उसमें बेस थ्योरम काम में आ जाता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि बैग 2 से निकला होगा। तो आपको पता है, आपको गिवन क्या है कि हाँ आपके हाथ में रेड बॉल आई है, ये गिवन है, इट इज़ फाउंड टू भी है ना, फाउंड टू भी आता है या गिवन टू भी आता है या नोन टू भी आता है, तो गिवन इवेंट हो जाता है, यानी कि रेड बीच में आएगा। आर को क्या मैं लूँगा, आर इवेंट बनाऊँगा मैं कि मेरे पास रेड बॉल आई। अब रेड कहाँ कहाँ से आ सकती है, रेड तो 2 जगह से आ सकती है भाई, रेड 2 जगह से आ सकती है, या तो बैग 1 से आई होगी, बैग 1 को मैं ओ ले लेता हूँ, बैग 2 चूज़ करने के इवेंट को मैं टी ले लेता हूँ, बस इतना ही था। अब आप इवेंट चूज़ करने से पहले, आप इवेंट डिफ़ाइन करने से पहले क्या करेंगे, अब ये वैसे मैं हटा दूँगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन में नहीं रहेगा, आप सीधे ही जो निकालना है वो निकालो, सीधे फार्मूला लिखो। मैं आपको बताता हूँ फार्मूला फॉर्मुलेट कैसे करते हैं। इसमें पी ऑफ क्या निकालना है आपको कि बैग 2 से आई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2,
यानी टी से आई है बॉल, और गिवन क्या है भाई, गिवन तो ये कि रेड आई है, गिवन क्या है, रेड आई है। अब कैसे करेंगे इसको, कैसे निकालेंगे? अब आपको फॉर्मूला वगैरह तो अब यूज़ करना बहुत ही हार्ड है। तो आप क्या करो, टी बाय आर है ना, इसको स्विच कर दो, आर बाय टी कर दो, आर बाय टी कर दो, जो पीछे है उसकी प्रोबेबिलिटी आगे लिख दो, पी ऑफ टी, बस इतना क्वेश्चन। अब आपने आधा तो कर दिया। अब अपॉन में क्या करो भाई, कॉपीज बनाओ इसकी। ये कॉपीज मतलब पी टी पी आर बाय टी है ना, आर तो चेंज नहीं हो सकता, चेंज क्या हो सकता है, कॉपी किसकी बनती है, जो कंडीशन है, बैग 1 से आ सकती है, बैग 2 से आ सकती है, तो इसकी कॉपी बनानी है। तो पहला तो ये खुद ही होगा। अभी जैसे ही हम आप बस 4-5 क्वेश्चंस देखिए, पेशेंस रखिए, इजीली हो जाएगा। एक तो टी की कॉपी बना ली, ओ की कॉपी भी बनेगी, तो पी ऑफ ओ, टी की जगह ओ आ सकता है, पी ऑफ आर बाय ओ आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा, बस हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए अब इवेंट डिफाइन कर लेते हैं, और हम डिफाइन कर लेते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ क्या होंगी। जो हमने लिख रखा है वो सारा आपको इस क्वेश्चन में है, आपको पता नहीं लग रहा होगा, बट हाँ ये सारी वैल्यू इस क्वेश्चन में है। तो चलिए हम लेते हैं, डिफाइन करते हैं। तो लेट O be the event, O be the event of choosing bag 1, choosing bag 1, 1 O say 1, and T be the event of choosing bag 2। तो 2 से T ले लिया मैंने, और R से रेड ले लूँगा। तो लेट R बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल, ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल, रेड बॉल है ना। तो हमें पता लग गया कि रेड बॉल निकालना है। अब ये वही वाला हुआ ना कि गोलू लेट क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था। तो यहाँ पर है कि बॉल तो रेड आई है, पर हमें बतानी है कि वो सेकंड से आई है, तो हमको ये निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट राइट द प्रोबेबिलिटीज हियर। सो पी ऑफ टी, पी ऑफ टी का मतलब क्या होता है कि बैग 2 चूज़ करा जाए। भाई बैग 2 चूज़ करना है, पहले तो बैग 2 चूज़ करो ना। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो बैग 1 चूज़ कर सकते हैं, बैग 2 चूज़ कर सकते हैं। पहले बैग चूज़ करो तो वो 1/2 हो जाएगी, क्योंकि 2 ऑप्शन है, बैग 1 बैग 2। सो ये निकल गया, पी टी मिल गया। पी ओ भी चाहिए, तो भाई पी 1 यानी कि बैग 1 चूज़ करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1/2 होगी, क्योंकि मैंने ओ को क्या ले रखा है, चूजिंग बैग 1 का इवेंट। चलिए तो हो गया, ये दोनों चीज़ें मिल गई। अब चाहिए हमें आर बाय टी, पी ऑफ आर बाय टी। इसको बोल के देखो कि रेड आई है, बैग 2 से आई है, रेड आई है, बैग 2 से आई है, यानी कि इसमें से आया होगा। तो यहाँ पे रेड कितनी है, 5, टोटल कितनी है, 11। तो 5/11 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब ये निकालना है आर बाय ओ, कि रेड आई है और बैग 1 से आई, बोल के देखो। गिवन क्या है यहाँ पे, बैग 1 की हमने बैग 1 में हाथ डाला हुआ है, वहाँ से रेड निकालना है हमें। बैग 1 में रेड कितनी है, 3 है, टोटल कितनी है, 4 + 3 7 है, तो 3/7। बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। यहाँ पे चुपचाप आप वैल्यूज़ डाल दीजिए, आंसर आपका मिल जाएगा। पी ऑफ टी कितना है, 1/2, आर बाय टी 5/11 निकालो भाई। अब यहाँ पे कैलकुलेशन भी थोड़ा सा ना बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, उनको सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। पी ऑफ ओ 1/2 आ जाएगा, और आर बाय ओ आपका 3/7 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको एनालाइज करो, 1/2 1/2 1/2 हर जगह कॉमन है, तो 1/2 कॉमन निकाला। मैं एक सॉल्व कर दे रहा हूँ, पर नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा, तो 5/11 ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ से कॉमन लिए तो 5/11 + 3/7 आया, बस ये 2 से 2 कट गया, देखा कितना ईजी हो गया। 5/11 आया, यहाँ पे एलसीएम 77 आ जाएगा, राइट। तो ये इधर आ जाएगा 35 और 33, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, इसको कट करना आप कट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 68, और ये कितना हो जाएगा 77/11, तो 7 × 5 = 35, 68। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो आपको इसको एक स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। यस, इससे ये जो फिगर मैंने बनाया है, इस फिगर को आप हमेशा बनाएंगे बेस थ्योरम में, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, आपको बहुत ईजी भी लगेगा। और जिस क्रोनोलॉजी के साथ हमने ये क्वेश्चन करा, आपको वैसे ही करना है। पहले ही आप फॉर्मूला लिख लो कि आपको चाहिए क्या, उसके बाद ऊपर इवेंट डिफाइन करो, क्योंकि इवेंट तो बहुत सारे डिफाइन हो सकते हैं यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी भी बहुत सारी निकल सकती है यहाँ पर हमें वही चाहिए जो हमको इस फॉर्मूले में डालना है, बस हम वही लिखेंगे, बाकी को हम कंसीडर भी नहीं करेंगे। और फिर आप बस वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग भी कम है, मार्क्स भी बहुत मिलते हैं इसमें, अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं।
So if you find the video helpful, then like it, share it, and subscribe to my channel and keep learning.